दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना सिखाएंगे और बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपको करना ये होगा कि ये जो वेबसाइट आपको नज़र आ रही है जिसका नाम है screener.in, आप यहाँ से भी इसको कॉपी कर सकते हैं, देख सकते हैं screener.in। ऐसा करके जब आप इसको सर्च करेंगे तो आपको गूगल पर जो पहले लिंक आएगी आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप इस पर पहुंच जाएंगे और फिर आपको यहाँ पर सर्च करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप लैपटॉप में करते हैं, अगर आप मोबाइल में करते हैं तो नीचे की साइड आपको सर्च करने का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपको उसमें अपनी आईडी लॉगिन करनी होगी। जैसे आप उसमें अपना जीमेल एड्रेस डालेंगे तो फिर आप उसमें कोई भी सेटिंग बदल सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर ये कॉलम बना रखे हैं, अगर आप भी इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर एडिट रेशोज़ जो आ रहा है लिखा हुआ, इस पर आप क्लिक करके यहाँ से कुछ भी एडिट कर सकते हैं और दूसरे कॉलम वगैरह यहाँ पर ऐड कर सकते हैं जिन्हें आप अपने फंडामेंटल में यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ज़्यादा फंडामेंटल की टेंशन में ना पड़े। सिर्फ आपको क्या देखना है किसी भी स्टॉक का, एक तो देखना है आपको ये कि स्टॉक का PE रेशो कितना है और दूसरा आपको देखना है ROCE कंपनी का कितना है और तीसरा आपको देखना है ROE कंपनी का कितना है और दूसरा आपको ये भी देखना है कि बुक वैल्यू कितना है और आपको ये भी देखना है इंडस्ट्री PE कितना है। अब मैं आपको बता देता हूँ इन पांचों चीज़ों का मतलब क्या होता है। देखिए, स्टॉक का PE तो उसको बोलते हैं कि स्टॉक अभी सस्ता है या महंगा। अगर यहाँ पर 13 है तो हम कैसे जानेंगे कि ये सस्ता मिल रहा है या महंगा, तो हम इसका पता लगाएंगे इंडस्ट्री की PE से, यानी कि जो इसका इंडस्ट्री है इस स्टॉक का उसका PE कितना चल रहा है। तो उसका PE जो है वो 23 है और ये स्टॉक अभी 13 पर है, यानी कि ये स्टॉक अभी सस्ता है, अपनी इंडस्ट्री PE से ऊपर नहीं निकला है। तो इस एतबार से ये स्टॉक सस्ता माना जाएगा और PE रेशो जो है वो अंडर वैल्यू मानी जाएगी। ROCE बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल, यानी कि जो इसका टोटल रिटर्न है कैपिटल पर, जो इसके पास पैसा है ये उस पर कितना पैसा बना रही है। तो ये टोटल कैपिटल पर जो पैसा बना रही है वो 16% है। और रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि जो पैसे लोग इसमें लगा रहे हैं उनको कितना पैसा बना कर दे रही है, उनको ये पैसा बना कर दे रही है यहाँ पर 14-15% के करीब। और दोस्तों 5वें नंबर पर है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब ये होता है कि अगर इस कंपनी में कोई दिक्कत आ जाती है या कि कंपनी बंद हो जाती है तो आपको इस कंपनी से कितना पैसा मिलेगा पर शेयर पर। अगर इस कंपनी में कोई दिक्कत आती है, इसका स्टॉक जो है वो अभी 424 का चल रहा है, लेकिन हमें पैसा कितना मिलेगा 185 रुपये। यहाँ पर इसको बुक वैल्यू बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये 5-6 जो कॉलम हैं आपको समझ में आ गए होंगे और आप इनसे काम भी कर पाएंगे। और दोस्तों मैं आपको 2-3 और कॉलम ऐड करा देता हूँ। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं तो आपको यहाँ पर एक ये भी याद रखना है, ग्राहम नंबर, इसको भी ऐड करना है। ग्राहम नंबर बोलते हैं यानी कि ये जो रेट है इस स्टॉक का भी, ये कितना ऊपर है और कितना नीचे है, कितना कम है, कितना ज़्यादा है। तो ये ग्राहम नंबर बताता है कि अगर आपको ये 357 पर मिल जाए ना तो समझिएगा कि आपने इस स्टॉक में एक भी रुपया फालतू नहीं दिया है, आपको ये बिल्कुल सही रेट पर मिला है। यानी कि अभी 357 का इसका रेट है ग्राहम नंबर का, जबकि प्राइस जो है इस स्टॉक का वो 424 है। इसलिए हम ग्राहम नंबर को देखकर ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर PE रेशो से भी हमें ये मिल रहा है कि PE भी अगर अंडर वैल्यूड हो और ग्राहम नंबर ओवर वैल्यूड हो, यानी कि ग्राहम नंबर से स्टॉक प्राइस बहुत ऊपर निकल जाए, तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और एक कॉलम आपको ऐड करना है इसमें, उसको बोलते हैं पियोत्रोस्की स्कोर। इसका मतलब ये होता है एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और बहुत बड़े इन्वेस्टर थे, उन्होंने एक चीज़ का आविष्कार किया था जिसको
बहुत लोगों ने पसंद किया और उससे काम किया। उनका नाम पियोत्रोस्की था। तो उन्होंने इसके लिए हर स्टॉक के लिए 7 नंबर बनाए थे। जिस स्टॉक के पास 7 में से जितने नंबर होते हैं उतना ही लॉन्ग टर्म के लिए वो स्टॉक अच्छा माना जाता है। जैसा कि अभी इस चंबल फर्टिलाइज़र को 7 नंबर से 6 नंबर मिल रहे हैं, यानी कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। अगर 7 होते फिर बिल्कुल 100 नंबर मिल रहे थे इसको। तो ये आपको याद रखना है। मैंने आपको इनका मतलब भी बता दिया और ये भी बता दिया कि ये क्या होता है, ठीक है। बाकी और चीज़ों के चक्कर में आप ना भी पढ़े तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नहीं तो आप YouTube पर सर्च भी कर सकते हैं अगर किसी और के बारे में जानना चाहें, या आप मुझसे भी WhatsApp पर पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आपको यहाँ पर एक लाइन नज़र आएगी, मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। ये वाली नज़र आएगी आपको लाइन। इसमें हर लाइन में एक कॉलम बना हुआ है। ये हर कॉलम आपके काम का है और हर को आपको चेक करना होगा। इधर से तो कम है, इस साइड से जो है ये ज़्यादा है। एनालिसिस हो गया, पीर्स हो गया, क्वार्टर्स हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, बैलेंस शीट हो गया, आपका कैश फ्लो हो गया। ये सारे आपको एक एक करके चेक करने होंगे। तो चलिए हम चेक करते हैं, शुरुआत करते हैं हम। जैसा कि हमने चंबल फर्टिलाइज़र पर यहाँ पर क्लिक किया हुआ है, तो अभी हम यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जब हम चार्ट पर पहुँचेंगे तो हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे और हम उससे देख सकते हैं मैक्स पर क्लिक करके कि स्टॉक किस डायरेक्शन में है। जैसा कि हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये स्टॉक 430 पर भी गया हुआ है। या आप इससे ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टॉक किस तरफ जा रहा है और कैसा है। यानी कि आप इसे इस तरह करके चेक कर सकते हैं कि स्टॉक इस तरह करके ऊपर जा रहा है या फिर ये स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है। इस ग्राफ से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर है एनालिसिस। इसको आप बाद में देखें, अभी इसको आप छोड़ दें। तीसरे नंबर पर है पीर्स, यानी कि जो इसके मुकाबले में खड़ी होने वाली कंपनियां हैं जो कि इसको टक्कर देती हैं, वो कौन कौन सी हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे तो आप इसका अंदाज़ा कैसे लगाएंगे इनमें कौन सी अच्छी कंपनी है। आप सीधा इनकी पीई रेशो पर जाएंगे तो आप देखेंगे चंबल फर्टिलाइज़र सबसे सही पीई रेशो में मिल रहा है एक साइड। और आपको नज़र आएगा यहाँ पर GSFC, लेकिन GSFC जायज़ नहीं है, ठीक है। आप यहाँ से पी रेशो से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनमें से कौन सा स्टॉक बेस्ट है। दूसरे नंबर 30 यहाँ पर 5वें नंबर पर है आपका क्वार्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे आपको ध्यान से देखना होगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे और देखेंगे कि इसकी सेल्स कैसी हो रही हैं, तो आप इस वाले कॉलम को चेक करेंगे, सबसे ऊपर है जो। आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है कि दिसंबर 2020 में 3873 सेल्स, फिर उसके बाद मार्च 2022 में 3307, फिर उसके बाद मार्च 2023 में 3599। यानी कि कंपनी की सेल्स 1-2 मरतबा घटी है लेकिन ज़्यादातर बढ़ी हैं। अगर बार बार घट रही हो और बढ़ रही हो 1-2 मरतबा, फिर वो स्टॉक गलत माना जाएगा। लेकिन अगर स्टॉक की सेल्स ज़्यादा मरतबा बढ़ी है और कम मरतबा कम हुई है तो उसको हम अच्छा साइन बोल सकते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर आना है प्रॉफिट एंड लॉस में। क्वार्टर्स आपने देख लिया, सेल बढ़ती हुई आनी चाहिए। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे और आप सीधा नेट प्रॉफिट पर जाएंगे। जब आप नेट प्रॉफिट पर जाएंगे आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा जिसे हम नेट प्रॉफिट बोल रहे हैं, ये वाला। आपको इसमें ध्यान से देखना है कि हर साल कितना बड़ी है कंपनी, बढ़नी चाहिए कंपनी लगातार। देखिए जैसा कि हमने देखा यहाँ पर 129 करोड़ रुपए है। फिर उसके बाद हमने देखा 2018 में 495 करोड़ रुपए है। फिर हमने देखा यहाँ पर मार्च 2021 में
1748 करोड़ है। फिर हमने देखा यहाँ पर कंपनी की जो है घट गई है प्रॉफिट, फिर हमने देखा यहाँ पर कंपनी की प्रॉफिट बढ़ गई है। तो इससे भी यही अंदाज़ा लगता है कि कंपनी प्रॉफिट ज़्यादा बना रही है। लेकिन कई मर्तबा ऐसा भी होता है 2-4 साल के बीच में कंपनी कई मर्तबा प्रॉफिट कम भी बना सकती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर बैलेंस शीट पर आना होगा। बैलेंस शीट में आप ये चेक कर पाएंगे कि इस कंपनी के ऊपर कितना कर्ज है। उसके लिए आपको यहाँ पर जो ये आपको नज़र आ रहा है बोरोविंग, आपको इस पर देखना होगा क्लिक करके। बोरोविंग पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे दिखाई देगा लॉन्ग टर्म बोरोविंग यानी कि लॉन्ग टर्म का लोन, और यहाँ पर नज़र आएगा शॉर्ट टर्म बोरोविंग यानी कि शॉर्ट टर्म का लोन। अब आप यहाँ पर ये चेक करेंगे कि ये जो लाइन है इस लाइन में कितनी मर्तबा घटा है और कितनी मर्तबा बढ़ा है। देखिए जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम लास्ट मार्च 2021 से देखते हैं, यहाँ पर कंपनी का 3147 करोड़ रुपए का कर्ज था, लॉन्ग टर्म में लोन था। लेकिन फिर वो 2022 में 2400 करोड़ रह गया, फिर 1800 करोड़ रह गया, फिर उसके बाद अब सितंबर 2023 में 1490 करोड़ रुपए रह गया है। ये भी एक अच्छा साइन है। कंपनी लोन कब चुकाती है? जब पैसा बनाती है, उसकी सेल्स आगे बढ़ती हैं, आगे उसका सामान डिलीवर होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी काम कर रही है, सेल्स दे रही है, मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेच रही है। तो उसके बाद आप ये देख लिया आपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का लोन। फिर उसके बाद कैश फ्लो में जाएंगे और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और देखेंगे ये वाला जो कॉलम है जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 495 करोड़ रुपए का माइनस है कंपनी के पास और यहाँ पर 356 करोड़ रुपए का। ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव चीज़ है कंपनी के लिए और इन्वेस्टर के लिए भी। इसलिए कोशिश करें कंपनी ऐसी हो, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं कि कंपनी के ऊपर कर्ज़ ज़्यादा ना हो, यानी कि कंपनी माइनस में भी ना हो। जैसे कर्ज़ नहीं होना चाहिए ऐसे ही कंपनी माइनस में नहीं होना चाहिए। लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि कंपनी के पास मार्च 2022 में 356 और 495 करोड़ का माइनस भी है, लेकिन उसके बावजूद कंपनी अपना जो लोन है उसको चुका रही है। यानी कंपनी के पास अपने पास कुछ नहीं बच रहा है, उल्टा माइनस में जा रही है, लेकिन कंपनी ये काम सही कर रही है। तो दोस्तों कैश फ्लो भी बहुत मायने रखता है, लेकिन हमें अगर 10 पॉइंट अच्छे मिल रहे हैं कंपनी में तो हम एक चीज़ गलत होने की वजह से उसको नकार नहीं सकते। लेकिन ये बहुत महत्व है कैश फ्लो। कोशिश तो यही करें अगर आप नए हैं कि यहाँ पर भी कंपनी प्रॉफिट में ही हो, चाहे वो थोड़ा कम हो जाए प्रॉफिट, कोशिश करें माइनस में तो ना हो। तो ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। रेशोज़ में कोई ख़ास चीज़ नहीं होती। आप यहाँ पर इन्वेस्टर में आएंगे और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो आपके इन्वेस्टर हैं वो कम से कम आपके पास 50% से ज़्यादा हो। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे मार्च 2024 में कंपनी के पास 60% के प्रमोटर्स हैं और जिस स्टॉक में आप एंट्री ले रहे हैं याद रखिए उस स्टॉक में FIIS DIIS का भी इन्वेस्टिंग होना चाहिए, जैसा कि इस स्टॉक में यहाँ पर आप देख सकते हैं मौजूद है। यहाँ पर 15% है FI और यहाँ पर DI जो है वो 7% है।
इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं एक अच्छे स्टॉक का। और फिर उसके बाद अगर आप चाहें तो आप इस कंपनी के वो भी देख सकते हैं, जो इंडिकेटर होते हैं वो एनालिसिस पर आपको नज़र आएंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट, यानी कि कंपनी अपना कर्ज कम कर रही है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कंपनी हैज़ ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि कंपनी लास्ट 3 ईयर में बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाकर दे रही है इक्विटी पर, शेयर्स पर। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 23%, यानी कंपनी बहुत अच्छा डिविडेंड भी दे रही है। और यहाँ पर लिखा है डेब्टर डेज हैव इम्प्रूव ऑफ 35 से 23 डेज। और यहाँ पर लिखा हुआ है कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड हैव रिड्यूस 50 से 27 डेज। ये कुछ चीज़ें इसके लिए अच्छी बताई गई हैं, और इधर ये जो रेड निशान में है ये गलत साइन है कंपनी के लिए। लेकिन इन पर आपको ज़्यादा भरोसा नहीं करना, आपको भरोसा करना है खुद देखने के बाद। अगर आप चाहें तो आप जब यहाँ पर आएंगे तो आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि कंपनी साल में कैसी एनुअल रिपोर्ट पेश कर रही है, उसकी सारी रिपोर्ट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। आप इन रिपोर्ट्स को पढ़ भी सकते हैं और अच्छी तरह से उन्हें देख सकते हैं। और यहाँ पर जो कंपनी अनाउंसमेंट करती है वो आपको नज़र आ जाएंगी। और कंपनी का रिज़ल्ट कब आने वाला है, अगर आप ये देखना चाहते हैं, क्वार्टर पर चेक करेंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है अपकमिंग रिज़ल्ट डेट 7 मई 2024, यानी कि ये रिज़ल्ट आने वाले हैं 7 मई को इस कंपनी के। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में आप जाकर यहाँ कर ये 4-5 डब्बे आपको नज़र आएंगे। इनमें आप ये भी देख सकते हैं कि कंपनी 10 साल में कैसी ग्रोथ कर रही है, 5 साल में कैसी ग्रोथ कर रही है, प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का कैसा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ये वाली भी। और दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी भी आप देख सकते हैं, वो तो ROE में आपको नज़र आ जाएगा। दोस्तों तमाम चीज़ें आपको देखनी होंगी। और मैंने जैसा कि आपको बताया, हमने सीखा कि सबसे पहले हम इनमें से कुछ कॉलम ऐड करेंगे। ऐड कैसे करना है, इस वेबसाइट में लॉगिन करने के बाद एटिट्यूड रेशो पर डालकर ये वाले नाम हम इनको ऐड कर लेंगे। फिर उसके बाद हम ये कोशिश करेंगे कि जो मैंने आपको शुरू में बताया कि स्टॉक का PE इंडस्ट्री के PE से कम होना चाहिए। और चीज़ें बताई, ये ग्राम नंबर P/E स्कोर आप शुरू में देखेंगे। चार्ट भी देख सकते हैं आपको कि अच्छी तरह ऊपर जा रहा है या नहीं। एनालिसिस में जाकर आपको ये तो बाद में देखना है, ज़्यादा इस पर ध्यान भी ना दें, बेहतर है। पीर्स में जाकर आप ये देख सकते हैं इसका जो कंपेटेटर है वो कौन कौन है। क्वार्टर्स में आप सेल्स देख सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में आप कंपनी का नेट प्रॉफिट देख सकते हैं। बैलेंस शीट में जाकर आप बोरोइंग में कंपनी के ऊपर कितना कर्ज है, कितना लोन है, ये चेक कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म का भी, शॉर्ट टर्म का भी। कैश फ्लो में आप ये देख सकते हैं कंपनी माइनस में है इस वक्त या फिर प्रॉफिट में है। और आप इन्वेस्टर में जाकर ये देख सकते हैं कंपनी में कितने FI हैं, कितने DI हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे FI ने इस कंपनी में अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है। आप यहाँ से देखें, यहाँ पर 9% है कंपनी, फिर उसके बाद यहाँ पर 10% है FI, फिर यहाँ पर 13%, फिर यहाँ पर 15%, यानी कि कहीं ना कहीं से स्टॉक में कुछ अच्छा होने वाला है। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कंपनी के अंदर कौन कौन FI और DI हैं, तो आप इस वाले प्लस पर क्लिक करेंगे। आपको देखो यहाँ पर दिख जाएगा कि BNP परिबास फाइनेंशियल मार्केट्स ODI, ये वाली कंपनी ने इसमें पैसा लगाया है। FI बोलते हैं जो फॉरेन कंपनीज़ होती हैं, DI जो हमारे इंडियन कंपनीज़ हैं। जैसा कि इसमें HDFC ट्रस्टी, उन्होंने भी अपना पैसा लगा रखा है। DCP स्मॉल्स, ये तमाम चीज़ें, निप्पॉन लाइफ इंडिया, ये जितने म्यूचुअल फंड्स हैं इन तमाम ने इस स्टॉक में पैसा लगा रखा है। देखिए अगर किसी भी स्टॉक में 15% FI और DI है, 7-8% DI है,
FI 15% है, तो आपको उसका कोई भी फंडामेंटल देखने की वैसे ज़रूरत तो नहीं पड़ती, क्योंकि दूसरे लोगों का पैसा लगाते हैं जो म्यूचुअल फंड में अपना पैसा जमा करते हैं और ये बड़ी सर्च करने के बाद ही पैसा लगाते हैं। अगर किसी स्टॉक में 15% FI है और DI 7-8% है या 11-12% है, तो आप नो टेंशन हो सकते हैं उस स्टॉक के लिए। और हमें फंडामेंटल चेक करने का बेनिफिट ये होता है कि अगर मार्केट गिर भी जाता है और हमारे उस स्टॉक में अच्छी खासी रकम फंसी हुई है, तो हम अंदर से मजबूत रहते हैं और हमें ये यकीन रहता है कि कोई टेंशन वाली बात नहीं, मार्केट टूटा है, हमारा स्टॉक ख़राब नहीं है। ये आज ज़रूर नीचे आया है मार्केट की गिरावट की वजह से, लेकिन फिर ये कुछ दिनों में सही हो जाएगा। तो इस तरह आप एक अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं मार्केट में, अच्छे स्टॉक के जो फंडामेंटल हैं उनमें एंट्री भी ले सकते हैं। और अगर आप उसमें एंट्री लिए हुए हैं और वो स्टॉक गिर जाता है तो आप अंदर से मजबूत रहते हैं, आप पैनिक नहीं होते या आप कहीं पर भी लॉस में उसे सेल नहीं करते। दोस्तों, ये होती है फंडामेंटल की ताकत। और फंडामेंटल ज़्यादा जो यूज़ होता है वो होता है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप शॉर्ट टर्म और स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, फिर आप आखिर के क्वार्टर के रिज़ल्ट भी देखें, तब भी आपका काम हो जाएगा। ना देखें तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको चार्ट पैटर्न पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अगर आप 1-2 हफ्ते के लिए काम करते हैं या 1 आध महीने के लिए। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अस्सलाम वालेकुम।